students, this is the third part of the chapter Craft and Industry and our today's topic is Decline of Indian Textile। कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से जो हमारे भारत की टेक्सटाइल थी फैक्ट्रियाँ थी उनमें काफ़ी गिरावट आ गई। कपड़ा बनाने की जो कंपनियां थी या जो भी इंडस्ट्री का काम होता था उसमें क्यों गिरावट आई। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो कॉटन टेक्सटाइल की जो कंपनियां थी वो काफ़ी डेवलप्ड हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे भारत की जो टेक्सटाइल कपड़ा बनाने वाली जो मशीन कंपनियां थी उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल। भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा बनाने वाली उद्योग थे, उनको ब्रिटिशर्स की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कम्पीट करना पड़ता था। और ये compete with the British textile in the European and American markets। तो अमेरिकन मार्केट और जो यूरोप की और बहुत सारे बड़ी डेवलप कंट्रीज होती थी उनके साथ इंडियंस को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन करना पड़ता था। पहला तो यही कारण था। सेकंड, दूसरा कारण, द इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल टू ब्रिटेन बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो इंडिया का जो कपड़ा था ब्रिटेन में जब भेजा जाता था, तो जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से सामान ब्रिटेन में भेजते थे, तो हमारे पास हमारे सामान के ऊपर बहुत सारी कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसकी वजह से अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना काफ़ी महंगा हो गया था। ये दूसरा कारण था। अ लार्ज नंबर ऑफ वीवर एंड क्राफ्टमैन इन इंडिया वर फोर्स टू लीव द प्रोफेशन। इसकी वजह से बहुत सारे जो वीवर्स थे, बुनाई करने वाले, हाथ से काम करने वाले कारीगर, उन्हें मजबूरी में आके अपना ये काम छोड़ना पड़ता था। ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड। और जो यूरोपियन कंपनीज होती थी, जो ब्रिटिशर्स होते थे, उन्होंने भारत का सामान खरीदना भी बंद कर दिया था। गोमास स्टॉप गिविंग लोन एंड एडवांसेस टू द वीवर टू सिक्योर द सप्लाई। जो गोमास थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये ब्रिटिशर्स इनको अपॉइंट करते थे। इनका काम होता था कि ये वीवर्स को एडवांस में पैसा देते थे और उनसे काम कराते थे कपड़े का। लेकिन अब गोमास जो होते थे, इस किसी भी तरीके का लोन, पैसा वीवर्स को नहीं दे रहे थे, कोई भी एडवांस नहीं दे रहे थे। मैनी ऑफ द वीवर रोड पेटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प दम। बहुत सारे वीवर्स ने गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी पेटिशन, अपनी प्रॉब्लम लिख के भी बताई, अपनी अपनी बात रखी। बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिश टेक्सटाइल गेन डोमिनेशन ओवर द वर्ल्ड मार्केट। और इस तरीके से 19th सेंचुरी के शुरू होते होते ब्रिटिश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा बनाने वाली जो टेक इंडस्ट्री थी, उसने पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड मार्केट में, पूरे विश्व की मार्केट में अपना कब्जा बना लिया। 1813 में, 1813 में चार्टर एक्ट को बनाया गया। और इस चार्टर एक्ट जो ये पास किया गया, इस चार्टर एक्ट में जो ट्रेडिंग करने का जो अधिकार था, मोनोपोली मतलब एकाधिकार जो था, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो वो एंड कर दिया गया कि सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही अधिकार नहीं है कि वो इंडिया में ट्रेडिंग कर सकती है। इस चार्टर एक्ट में ऐसा लिखा गया और इसे पास भी किया गया। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला, इसका असर ये हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश गुड बिगैन कमिंग टू इंडिया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश गुड्स थे, सामान थे, वो भारत में आने लगे। ऑल दीज ब्रिटिश गुड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ड्यूटी। और ये जो ब्रिटिशर्स के जो गुड भारत में आते थे, इनके कोई ऊपर टैक्स भी नहीं लगता था। कि एग्जेम्प्टेड मतलब इनको हर चीज़ से छूट मिलती थी, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ब्रिटिश टेक्सटाइल हैड फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स। तो ब्रिटिशर्स के बना हुआ कपड़ा पूरी मार्केट में, हमारी भारत की मार्केट में फ्लडेड मतलब भर गया। हर मार्केट में ब्रिटिशर्स का सामान दिखने लगा। बाई 1880 2/3 ऑफ द कॉटन क्लोथ्स वोन बाई इंडियन वर मेड इन ब्रिटेन। तो 1880 तक आते आते भारत में कपड़ा पहनने वाला दो तिहाई मतलब जो कपड़ा था, 2/3 जो कॉटन क्लोथ्स जो यहाँ यूज़ किए जाते थे, दो तिहाई कॉटन क्लोथ्स जो भारतीय पहनते थे, वो बनाया हुआ कपड़ा कौन बनाता था? वो ब्रिटेन से बनकर आता था, वो हमारे देश का नहीं होता था। दिस अफेक्टेड द स्पिनर एंड वीवर। तो इससे हमारे जो भारत के जो कारीगर थे, जो बुनाई करने का काम, कपड़ा के काम करते थे, उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो एक तरीके से, पूरी तरीके से मर गई। देयर वॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस बाई मशीन, सच एज दोज विद इंट्रिकेट डिज़ाइन ऑन देम। कुछ ही ऐसे कपड़े होते थे जो कि मशीन से नहीं बनाए जा सकते थे, जिनके ऊपर बहुत ही बारीक कारीगरी की जाती थी। कुछ टाउन्स जैसे कि महाराष्ट्र का शोलापुर, ये एक नए सेंटर की तरह बनकर आया, इमर्ज होके, उभर के सामने आया 19th सेंचुरी में। वीविंग के काम के लिए ये सेंटर बन के सामने आया और ये फेमस हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैनी वीवर एंड स्पिनर टुक टू एग्रीकल्चर।
तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, कपड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, उसमें काफ़ी गिरावट आई। इस वजह से जो वीवर्स थे उनको मजबूरी में आके खेती बाड़ी का काम करना पड़ा। कई सारे जो लोग थे वो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए, शहरों में आ गए ताकि उनको काम मिल सके। सम ऑफ देम वेंट आउट ऑफ द कंट्री। कई सारे लोग तो भारत छोड़ के दूसरी देशों में चले गए, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसी जगहों पे प्लांटेशन का काम करने के लिए। प्लांटेशन मतलब जो बड़े बड़े बाग होते हैं उनमें जो प्लांटेशंस होते हैं, जैसे चाय के बाग हो गए, उनमें काम ढूंढने चले गए। सम इवन फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल डैट वर सेटअप इन इंडिया। और कुछ लोगों को इंडिया की ही कॉटन मिल्स में काम मिल गया जो कि अभी नई नई बनी थी। इंडियन कॉटन मिल, द फर्स्ट कॉटन मिल, पहली जो कॉटन मिल जो बनी थी वो बॉम्बे में सेटअप की गई थी 1854 में। काउसजी नाना बॉय ने की थी। और मुंबई एक इम्पॉर्टेंट सेंटर की तरह उभर के सामने आया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो जो आपका बॉम्बे था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन के आया। किस चीज़ का सेंटर ये बन गया? ये फेमस हो गया एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, मतलब इंडिया से जो रॉ कॉटन, जो कच्चा जो कॉटन होता है उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना। तो मुंबई से कॉटन, कच्चा कॉटन जो था वो इंग्लैंड में भेजा जाता था, चाइना में भी भेजा जाता था। 19th सेंचुरी की ये बात चल रही है। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल ऑफ वेस्टर्न इंडिया विच वॉज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। क्योंकि आपका ये जो बॉम्बे जो था वो आपका उस जगह पर था, वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में था, जहाँ पर ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो होती है आपकी कॉटन को ग्रो करने के लिए, रुई को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। When the cotton textile mill came up, they could easily get supplies of the required raw material. जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आने लगी, बढ़ने लगी, दे कुड ईजिली गेट सप्लाईज ऑफ द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। तो उनको भी आसानी से रॉ मटेरियल मिलने लगा क्योंकि मुंबई एक सेंटर बन गया था और यहाँ से रॉ कॉटन, कच्चा रुई जो थी जगह जगह पे सप्लाई की जाती थी। बहुत सारी कॉटन मिल्स आपकी अलग अलग शहरों में बनी, जैसे अहमदाबाद में, कानपुर में, नागपुर में, शोलापुर में। 80 से ज़्यादा कॉटन मिल्स बॉम्बे में ही थी। 1900 में अगर हम देखें तो 80 से ज़्यादा कॉटन मिल्स सिर्फ बॉम्बे में ही थी। ज़्यादातर इन मिलों को कौन ऑपरेट करता था, कौन चलाता था? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, गुजराती बिजनेसमैन, पारसी बिजनेसमैन, वो इन सब फैक्ट्रियों को चलाते थे। इन मिल्स के बढ़ जाने की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ गई, क्राफ्टमैन की डिमांड बढ़ गई, कारीगर की डिमांड बढ़ गई। एंड पीजेंट मूव टू द सिटीज़। और जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, वो इन मिलों में काम की तलाश में शहरों में आने लगे। बिगिनिंग में टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस मेनी प्रॉब्लम। मतलब शुरुआत में तो हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ होती थी, जो इंडस्ट्री होती थी भारत में, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का सामान होता था, कपड़ा होता था, वो काफ़ी सस्ता होता था। मोस्ट कंट्रीज फेवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन देयर country by charging custom duties on imported good, as this eliminated competition and supported industries in their own country। तो ज़्यादातर क्या होता था, कंट्रीज जो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर करते हुए अपने देश में क्या करती थी, अपने देश में कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती थी। बाई चार्जिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड, मतलब हमारे देश से अगर हम जो भी सामान हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। तो जो कंट्रीज़ होती थी वो क्या करती थी, इम्पोर्टेड गुड्स को महंगा कर देती थी। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम इंडिया से, अगर हम इंडिया से ब्रिटेन से कुछ मंगाएंगे तो इम्पोर्ट करके मंगाएंगे तो वो सामान महंगा हो जाएगा। तो इसलिए अपने कंट्री की फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती थी ताकि कंपटीशन रहे ही ना। और अपने देश की इंडस्ट्री को कंट्री सपोर्ट करती थी। लेकिन सिंस इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया के पास कमी ये थी कि इंडिया जो था ब्रिटिश के अंडर में रूल कर रहा था। इंडिया कोई ऐसा स्टेप ले नहीं सकता था। हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। लेकिन ब्रिटेन हुआ और जो यूरोपियन कंट्रीज होती थी वो अपने इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाती थी कि अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत है और अगर हम किसी विदेश से मंगाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इंस्टेड द ब्रिटिश चार्ज हाई ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे काफ़ी हाई ड्यूटी लगाते थे। किस पे लगाते थे? एक्सपोर्ट पे लगाते थे। फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन मतलब हमारे इंडिया से जो सामान ब्रिटेन में जाएगा, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम भेज रहे हैं, उस पर भी ड्यूटी लगती थी। और जो सामान हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं उसके ऊपर भी ड्यूटी लगती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया रिसीव इट्स फर्स्ट मेजर स्पर्ट।
मतलब जब पहला विश्व युद्ध हुआ जो कि 1914 से 1918 के बीच में चला, उस दौरान इंडिया को पहला चांस मिला कि यहाँ पर जो फैक्ट्री प्रोडक्शन था, फैक्ट्री को जो फैक्ट्रियों में काम होता था, उसमें काफ़ी चेंज आया, काफ़ी बदलाव आया। इस पीरियड में टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन, तो जो सामान ब्रिटेन से आता था उसमें काफ़ी गिरावट आई और इंडिया की फैक्ट्रियों को काफ़ी काम मिला, पर आज टू प्रोड्यूस। तो इंडिया की फैक्ट्रियों को कहा गया प्रोड्यूस करने के लिए क्या, बहुत सारे क्लोथ्स, किसके लिए, मिलिट्री सप्लाई क्योंकि वॉर टाइम था और मिलिट्री के लिए काफ़ी सामान चाहिए था। अदर इंडस्ट्रीज विच केम अप ड्यूरिंग दिस टाइम वर जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। कॉटन के अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस टाइम पर आई थी, जैसे कि जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, प्लांटेशन इंडस्ट्री। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री हैड established a monopoly over the domestic market एंड बिगैन कम्पीटिंग विद द फॉरेन प्रोड्यूसर। तो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री ने अपनी मोनोपोली, एकाधिकार बना लिया था ओवर द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू मार्केट, मतलब इंडिया के अंदर की जो मार्केट है, इंडिया के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया के अंदर की मार्केट की बात कर रहे हैं। हमारे इंडियन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री ने अपना कब्जा बना लिया था और एक तरीके से फॉरनर्स कि जो जो फॉरेन का सामान जो प्रोड्यूस किया जाता था, जो फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे हमारे इंडियंस इंडस्ट्रीज compete करने लगी थी। That's for today. And in the next topic, we will discuss about the iron and steel industry. Thank you.